आप सभी सुनने वालों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग कुछ ज्ञान की बातें कर लेते हैं, कुछ पढ़ाई की बात कर लेते हैं, कुछ टॉपिक की बात कर लेते हैं और बहुत सरल तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से बात करेंगे। कोई अकबकाना नहीं, कोई हड़बड़ाना नहीं है। और वैसे भी आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टेड है। बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, छोटा ही है। जो भी है, जैसा भी है, आइए कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने आप को और सुनने के लिए तैयार होते हैं, समझने के लिए तैयार होते हैं। हम लोगों का टॉपिक आज एसिड और बेस। इस चैप्टर में 10th केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर में साल्ट के बारे में डिस्कस करना है। साल्ट की बात कर रहे थे और साल्ट में हम लोग वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड फोर्थ साल्ट पेरिस प्लास्टर। पेरिस प्लास्टर के बारे में बात करेंगे आज। जितनी सारी बातें उधर पीछे तीनों साल्ट में किया, उतनी सारी बातें यहाँ भी करनी है। और पेरिस प्लास्टर में सबसे पहले हम उसके केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम की बात करें। ऑलरेडी बोर्ड की आवश्यकता को आज साइड करो, चूँकि ऐसा मैनेज करो खुद को कि हम बिना बोर्ड का ही अपने आप को उस रूप में चेंज करके सारी बात गेन कर सकते हैं। ये इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसा आप चाहो तो कर सकते हैं। इमेजिन करना आपको, केवल अपने आप को अपने अंदर इन्वायरमेंट क्रिएट करना वैसा, फिर आप बिना बोर्ड का भी समझने लगेंगे। और वैसे भी बोर्ड की आवश्यकता यहाँ उतनी नहीं है, केवल एक छोटा सा केमिकल रिएक्शन है। उस केमिकल रिएक्शन को यूं ही हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, यूं ही हम लोग बात करेंगे, फिर आप समझ जाएंगे। और वैसे आज बोर्ड यूजलेस है थोड़ा, इसलिए हम चलिए ऐसे ही बात करते हैं हम लोग। तो पेरिस प्लास्टर का केमिकल फार्मूला एंड केमिकल नेम। सबसे पहले तो केमिकल फार्मूला CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2O मीन्स कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ये केमिकल नेम है। और हाफ H2O है, यहाँ वाटर क्रिस्टल इसमें भी है, और वाटर क्रिस्टल होने की वजह से हाइड्रस साल्ट ये हाइड्रस साल्ट के रूप में डिफाइंड है। वॉशिंग सोडा भी ऐसा ही था, लेकिन वहाँ 10H2O था। जल के 10 क्रिस्टल थे वहाँ, यहाँ पर हाफ H2O है, आधा क्रिस्टल है, आधा मॉलिक्यूल है, इसलिए अर्ध हाइड्रेट कह रहे हैं, हेमी हाइड्रेट कह रहे हैं, सेमी हाइड्रेट कह रहे हैं। कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट इज द केमिकल नेम ऑफ पेरिस प्लास्टर एंड ड्यू टू हाफ H2O पेरिस प्लास्टर एल्सो ये हाइड्रस साल्ट, जल योजित लवण है यह भी। चलिए केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला की बात हम लोगों ने किया। अब आगे हम लोगों को इसके प्रोडक्शन की बात करनी कि बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन कैसे किया जाता है, बड़े पैमाने पर इसको प्राप्त कैसे किया जाता है, हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, रॉ मटेरियल क्या है और वो केमिकल प्रोसेस क्या है, केमिकली क्या क्या होता है जो हमें पेरिस प्लास्टर मिल जाता है, क्यों इसका उत्पादन करते हैं, क्यों प्राप्त करते हैं। तो सहज सी बात है, चूंकि आवश्यकता है हमारी, हम उपयोग करते हैं, इसका उपयोगी है हमारे लिए। और इस टॉपिक में इसके उपयोग को लेकर भी बात हुई है, वो भी हमें जानना है, वो भी पढ़ना है कि पेरिस प्लास्टर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो पेरिस प्लास्टर का उपयोग को ही पहले कलेक्ट करते हैं पॉइंट, वैसे आपकी किताब में दिया हुआ है। हम यहाँ जो कह रहे हैं आप उतने पॉइंट्स को नोट करेंगे। पेरिस प्लास्टर का उपयोग सबसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र में भंजित हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में ये उसका प्लास्टर करते हैं, जो क्योंकि वो अंदर सैप को वो हिलने डुलने नहीं देता, अंदर सैप को चेंज होने नहीं देता, फिक्स कर देता है। क्यों फिक्स कर देता है? पेरिस प्लास्टर के केमिकल प्रॉपर्टी में इस बात को उठाएंगे। अभी हम लोग यहाँ उसके उपयोग की बात कर रहे हैं, तो सिंपली चिकित्सा के क्षेत्र में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में,
और ये दूसरा उपयोग, इसके सांचे बनाए जाते हैं, एक खाका बनाया जाता है, एक शेप में कवर, उसमें उसके थ्रू हम मूर्ति बनाते हैं या कोई भी शेप देते हैं तो इसका सांचा तैयार किया जाता है मूर्तियों के या फिर तरह तरह के डिजाइनों के, जो किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को चेंज करना उस आकृति में, उस डिजाइन में, तो उसके लिए सांचा तैयार करते हैं। इसका तीसरा उपयोग सफेदी के कार्य में, इसे सफेदी का कार्य किया जाता है वाल को। तो इस तरह से इसके उपयोग, यहाँ पर 3 उपयोग का डिस्कशन मुख्य रूप से हुआ है और ये आप नोट कर लेंगे। इस आइए, ये उपयोगी है हमारे लिए, इसलिए इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर किस प्रकार किया जाता है, ये उसका प्रोसेस प्रोडक्शन का। रॉ मटेरियल जिप्सम। जिप्सम मीन्स कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, CaSO4 into 2H2O, CaSO4 into 2H2O मीन जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, देखिए यहाँ भी 2H2O है। So gypsum is also a hydrous salt, ये भी हाइड्रस साल्ट है, जिप्सम भी। 2 अणु जल के 2 क्रिस्टल मौजूद है इस साल्ट में। परीक्षा में आता है, एक हाइड्रस, एक जल योजित लवण का नाम लिखो, 2 जल योजित लवणों के नाम लिखिए। राइट नेम ऑफ एनी 2 हाइड्रस साल्ट। तो यहाँ पर जिप्सम भी लिख सकते हैं, इसमें भी 2H2O है। और जिप्सम से प्राप्त किया जाता है पेरिस प्लास्टर। ओनली वन रॉ मटेरियल जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, CaSO4 into 2H2O। अब समझ सकते हैं ना, बिना बोर्ड का थोड़ा जोर डालिए दिमाग पर, समझ सकते हैं, सिंपल है। और हम रिएक्शन लिखेंगे कि इस रॉ मटेरियल से प्राप्त करते हैं। तो एक ही रॉ मटेरियल, इसको हीट करते हैं, लेकिन गर्म करते समय टेम्परेचर का रेंज कंट्रोल होना चाहिए। 100 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस के ही रेंज में होना चाहिए। 120 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पेरिस प्लास्टर नहीं मिलेगा। जला हुआ पेरिस प्लास्टर मिलेगा, अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट मिलेगा, अनाद्र पेरिस प्लास्टर मिलेगा, निर्जली। तो यहाँ ताप टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए, इस बात का ध्यान दिया जाता है। और सवाल में पूछा भी गया कि जब पेरिस प्लास्टर का उत्पादन जिप्सम से किया जाता है तो ताप को नियंत्रित क्यों रखा जाता है। तो ये सवाल इसलिए रखा जाता है कि ताप 120 डिग्री सेल्सियस के रेंज से पार करेगा तो जिप्सम से पेरिस प्लास्टर प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिप्सम में जो 2H2O है जिप्सम में 2H2O है वो पूरी तरह आउट हो जाएगा जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ओनली कैल्शियम सल्फेट बचेगा, लेकिन पेरिस प्लास्टर होने के लिए हाफ H2O रहना चाहिए उसके साथ। 1.5 अणु 2 में से आधा रहना चाहिए, 1.5 ही आउट होना चाहिए, 1.5 ही आउट हो, 3/2H2O आउट हो। 3/2 मीन्स 1.5, 3 का आधा 1.5, 3/2H2O आउट हो। इसके लिए टेम्परेचर कंट्रोल होना जरूरी है।
जैसे टेम्परेचर आउट ऑफ कंट्रोल होगा तो 2H2O का टोटली 2H2O आउट हो जाएगा, फिर पेरिस प्लास्टर प्राप्त नहीं होगा। और जो प्राप्त होगा उस ओनली कैल्शियम सल्फेट होगा, जिसे जला हुआ पेरिस प्लास्टर कहते हैं। सो टू ऑब्टेन पेरिस प्लास्टर फ्रॉम जिप्सम, temperature it remains control between 100 degrees Celsius to 120 degrees Celsius। इस बात का यहाँ पर ठीक से ध्यान रखना, और केमिकल में लिखना है तो 373 केल्विन ही लिखना है। 100 डिग्री सेल्सियस ही उसका एक जनरल टेम्परेचर है। 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस। वो मैक्सिमम 120 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, कोई क्षति नहीं होगी, बट जनरली 100 डिग्री सेल्सियस ही रखना। सो इन केमिकल इक्वेशन CaSO4 into 2H2O, एरो के ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन, ओनली वन रिएक्टेंट CaSO4 into 2H2O, ओनली जिप्सम ही अभिकारक है। एरो उसके ऊपर टेम्परेचर 373 केल्विन, एंड एज प्रोडक्ट CaSO4 into half H2O, जो पेरिस प्लास्टर है। CaSO4 into half H2O प्लस 3/2 H2O, यानी 1.5 अणु आउट है, अलग हो गया। 3/2 H2O हाफ रह गया पेरिस प्लास्टर में। बस इतनी केमिकल इक्वेशन, ऑलरेडी ये पहले से बैलेंस है। तो इस तरह से पेरिस प्लास्टर का उत्पादन बड़े पैमाने पर जिप्सम से किया जाता है, जहां ताप को नियंत्रित रखना जरूरी होता है, और नहीं तो पेरिस प्लास्टर प्राप्त नहीं होता। हमें जो प्राप्त होता है वो जला हुआ पेरिस प्लास्टर होता है। आइए, उत्पादन के बाद केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला हो गया, उपयोग इसके हो गए, कच्चा पदार्थ ओनली जिप्सम, केमिकल रिएक्शन भी हो गया, ताप का रेंज भी आपको पता चल गया, क्यों ताप नहीं बढ़ना चाहिए ये भी, इस बात का भी खुलासा हो गया। अब केमिकल प्रॉपर्टी बचा है। एक सवाल में पूछा हुआ है, व्हाई डज पेरिस प्लास्टर is kept in only dry pot or humidless pot, humidless packet? Why does Paris plaster packaging in only humidless packet? मतलब आर्द्ररोधी बर्तनों में, आर्द्ररोधी पैकेट में इसे क्यों रखा जाता है? ये उसका केमिकल प्रॉपर्टी से, और यही बात अभी हम टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने की बात पर कर रहे थे। जो प्लास्टर करते हैं अंदर उसको सुरक्षित रखता है, हिलने डुलने नहीं देता, उसका मूवमेंट को फिक्स कर देता है, तो हड्डियां जल्दी जुड़ती हैं। क्यों आर्द्ररोधी बर्तन में रखते हैं? ये दोनों बिलोंग करता है केमिकल प्रॉपर्टी से, और वो केमिकल प्रॉपर्टी पेरिस प्लास्टर का एक ही है कि व्हेन पेरिस प्लास्टर रिएक्ट्स विथ वाटर, जल के साथ पेरिस प्लास्टर की अभिक्रिया कैसी होती है? पानी के साथ, पता है, फिर से जिप्सम बन जाता है। CaSO4 into half H2O पेरिस प्लास्टर
जब जल के साथ रिएक्ट होता है, जल के संपर्क में आता है, तो फिर से जिप्सम बन जाता है। हाफ H2O से 2H2O हो जाता है, यानी जिप्सम। लेकिन इस तरह से जो जिप्सम मिलता है, पेरिस प्लास्टर का जल के साथ रिएक्ट होने से जो जिप्सम मिलता है वो यूजलेस होता है। जिप्सम तो बन जाता है केमिकली, लेकिन वो इतना हार्ड, इतना कठोर, इतना दृढ़ कि पुनः उसे जिप्सम के तौर पर उपयोग में नहीं लाया जा सकता, और इस तरह से पेरिस प्लास्टर यूजलेस हो जाता है। और उसे सुरक्षित रखने के लिए जल से बचा के रखा जाता है, जल के कणों से बचा के रखा जाता है, आर्द्रता से बचा के रखा जाता है, सूखे बर्तनों में, हुमिडलेस पॉट में रखा जाता है, ताकि जल से संपर्क नहीं हो और सुरक्षित रहे। जल से संपर्क होगा, फिर से जिप्सम बनेगा और बर्बाद हो जाएगा। यही वजह है। तो और यही वजह है कि जब पेरिस प्लास्टर को जल के साथ मिलाकर प्लास्टर करते हैं तो वो फिर सूखता है, थोड़े समय बाद फिर वो इतना कठोर, इतना दृढ़ हो जाता है कि बाहर की एक्टिविटी से कोई मतलब अंदर का नहीं रह जाता। बाहर की एक्टिविटी इफेक्टलेस हो जाती है अंदर के लिए, और अंदर का मूवमेंट रुक जाता है, क्योंकि वो फिर से जिप्सम बन चुका है, कठोर दृढ़ जिप्सम। तो ये उसका रासायनिक गुण। भौतिक गुण को लेकर हम किसी भी साल्ट में भौतिक गुण की बात नहीं किए हैं। भौतिक गुण सभी साल्ट जल में घुलनशील है, सभी साल्ट क्षारीय हैं, सभी साल्ट पाउडर या चूर्ण की तरह हैं, सभी सॉलिड स्टेट में हैं। तो ये सब भौतिक गुण। प्रत्येक का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सभी सॉलिड है तो मेल्टिंग पॉइंट होगा, कितना कितना है वो आप बुक से देख के कंफर्म कर लेंगे। जिस किसी को कहीं नहीं मिलेगा फिर हमें कहना, हम वो बात बताएंगे आप। तो इस तरह से भौतिक गुणधर्म को भी लिस्ट कर लेना 2-4। वैसे मुख्य यहाँ रासायनिक गुण ही है, इसलिए उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। आपका अम्ल और क्षारक में जितने भी टॉपिक्स हैं सब पूरे हो गए। यदि ऐसा कोई टॉपिक छूट गया होगा तो आप देखना, हमें बताना। और फिर हम लोग अब बॉक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 बाय 1 इन दोनों को देख लेंगे नेक्स्ट टाइम। तो आइए आज यहीं तक बात करते हैं। सबको धन्यवाद। फिर आगे हम लोग अगली बात करेंगे।